नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार राय स्वागत करता हूं आपके द लर्निंग गुरुकुल चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। ठीक है। और जैसे कि हमने पहले चैप्टर नंबर 1 में और चीजें पढ़ ली हैं, वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ लिया है, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया, बल रेखाएं पढ़ ली हैं और आवेश की क्वांटीक्रम, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये वीडियो नंबर 7 होने वाला है हमारा। न्यूमेरिकल हमने बहुत सारे करे हैं कूलाम के नियम पे, कूलाम का नियम हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है? पहले वैद्युत क्षेत्र को समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र होता है किसी भी आवेश के चारों ओर का वह जगह जिसपे कोई दूसरा आवेश, बिंदु आवेश अपने ऊपर आकर्षण व प्रतिकर्षण के बल का अनुभव कर सके, है ना। जैसे कोई भी चीज है, उसका एक एरिया होगा, उस एरिया तक ही उसका दबदबा होगा, है ना। जैसे मान लो ये आवेश है, ये कोई नन्ना मुन्ना सा आवेश है, ठीक है, और इसका दबदबा है इतने एरिया में। ठीक है। इसका दबदबा कहाँ है? इसको सेंटर में ला देते हैं। इसका दबदबा है यहाँ तक। ये क्यों आवेश है और कोई बेचारा क्यों आवेश एक बाहर है, ये Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं। इसका एरिया अगर यहीं तक है तो इस Q आवेश को इस Q आवेश से, यानी इस Q1 से इस Q2 को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इसका एरिया में नहीं आता है ना। अगर यही ये घूमता फिरता घूमता फिरता घूमता फिरता यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाइए, है ना। कहाँ आ गया? ये आ गया यहाँ। अब क्या करेगा ये? अब ये ज्यादा पावरफुल होगा, है ना। पावरफुल का मतलब माइनस प्लस तो अलग चीज है, ये ज्यादा पावरफुल होगा तो ये इसको अपनी ओर खींच लेगा, ये अपने आप से दूर भगा देगा, है ना। अगर ये ज्यादा पावरफुल होगा तो ये अपने पास खींच लेगा, ये अपने आप से दूर भगा देगा, है ना। खींचना, दूर भगाना, ये आवेश की प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है। ठीक है। उसका नेचर क्या है? नेचर मतलब नेचर क्या बोल दिया आपने? क्या है ये प्रवृत्ति? जैसे कि पहले वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, आवेश दो तरीके के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश धनावेश एक दूसरे को दूर भगाते हैं और ऋणावेश ऋणावेश अपने आप एक दूसरे को पास बुलाते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ने वाले हैं। वैद्युत, लो दो दो बार हेडिंग तो हमने पहले लिख दी, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी नहीं प्रति वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण धन आवेश पर प्रति एकांक होना चाहिए था। सॉरी लिखवाते समय मिस्टेक हो रही है। हाँ, रखे प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है? वैद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। जिसे जिसे क्या करते हैं? जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, नहीं ठीक है। ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। किससे? कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, जो कि एक
एक सदिश राशि है, ठीक है, एक सदिश राशि है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ी सी इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? डेरिवेशन देख लेते हैं। हमने बोला प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल होता है, ठीक है। तो उत्पत्ति देख लें। माना कोई एकांक परीक्षण एकांक धनावेश एकांक परीक्षण धनावेश एकांक परीक्षण धनावेश कहाँ रखा है? क्यू नॉट जो है वैद्युत क्षेत्र में रखा है, जो क्यू के द्वारा उत्पन्न है। डेफिनेशन हार्ड हो गई क्या? ठीक है, इजी करा देते हैं। माना कोई एकांक परीक्षण धनावेश क्यू नॉट वैद्युत क्षेत्र में रखा है, जो कि क्यू के द्वारा उत्पन्न है। क्यू एक बिंदु आवेश है जिसके द्वारा परीक्षण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है, और उसके अंदर क्या रखा गया है? क्यू नॉट चार्ज रखा गया है, यानी परीक्षण धनावेश रखा गया है, ठीक है, द्वारा उत्पन्न है, ठीक है। क्यू के द्वारा, किसके द्वारा? क्यू आवेश के द्वारा, आवेश के द्वारा क्यू नॉट पर लगने वाला बल F है, ठीक है। यदि क्यू आवेश के द्वारा क्यू नॉट पर लगने वाला बल F है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। F अपॉन क्यू नॉट, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी एकांक परीक्षण धनावेश पर, प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल जो है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, जिसे E से प्रदर्शित करते हैं, और ये एक सदिश राशि है। माना कोई एकांक परीक्षण धनावेश क्यू नॉट वैद्युत क्षेत्र में रखा है, जो कि क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न है। क्यू आवेश के द्वारा क्यू नॉट पर लगने वाला बल F है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? परीक्षण धनावेश है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, या नोट बना रहे हो तो नोट बना लो, वीडियो को पॉज करके। मैं आगे चलता हूँ, ठीक, रफ कर देता हूँ, मैं रफ कर दूं, रफ कर देते हैं। चलो पूरा रफ नहीं करते हैं, ठीक है, ऊपर का रफ कर देता हूँ बस, डेफिनेशन रफ कर देते हैं बस। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब कूलाम के नियम अनुसार F इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको अगर मैं समीकरण 1 मान लेता हूं पहले तो, है ना, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। समीकरण 1 मान लिया इसको। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका एक डायग्राम भी बना देता हूं समझने के लिए। क्या होता है, ये मान लो कोई बिंदु आवेश है, ठीक है, सजा के बनाते हैं। ये कोई बिंदु आवेश है क्यू नॉट, और इससे आर दूरी पर बेचारा छोटा सा नन्ना सा, ये क्या रखा है? क्यू नॉट रखा है, और कितनी दूरी पर? आर दूरी पर रखा है। यहाँ पे दूरी का भी मेंशन कर देना, ठीक है, कि आर दूरी पर रखा है।
तो क्या हो जाएगा, क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एफ का मान, किसका मान, एफ का मान समीकरण एक में रखने पर, रखने पर, लिखना नीचे ही है पर हम कहाँ लिखेंगे, साइड में लिखेंगे, क्योंकि हम पे जगह कम है, ठीक है, साइड में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, क्या हो जाएगा अपॉन में, क्यू नॉट हो जाएगा। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्यू नॉट से, अच्छा इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, ठीक है। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट फिर भी कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप में खा लेता हूँ, भूख बहुत लग रही है मुझे। तो फाइनल फाइनल फॉर्मूला क्या बन के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या, क्यू, कैपिटल क्यू को बड़ा बनाते हैं और आर स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर, फाइनल फॉर्मूला हमें मिला क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। रफ कर देता हूँ मैं, ये आपने लिख लिया होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसको ही तोड़ मड़ोड़ के एक फॉर्मूला और बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे हम, E इज इक्वल टू, हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन को नोट को के भी लिख देते हैं और के अपॉन आर स्क्वायर। देखो समझो, ये कब यूज करना है और ये कब यूज करना है, ठीक है। जब दोनों बिंदु आवेश दे दिए हो और जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवा रहे हो, तब ये वाला डायरेक्ट यूज करो, है ना, सॉरी ये वाला नहीं, वो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, जब जिस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है वो बताया गया हो और फोर्स बता दिया गया हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, है ना। जब दोनों बिंदु बिंदु आवेश दिए हो, एक बिंदु आवेश दिया हो, ठीक है, तब ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, है ना। जिस पे लग रहा है उसके बारे में लिखवाना हो तो ये वाला, और जिसके द्वारा उत्पन्न है उस वो वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवानी हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, क्यू के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट बेचारा परीक्षण आवेश है, इस पे ही हम परीक्षण कर रहे थे कि कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रहा है ना, कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है, सॉरी ये मेल फीमेल का हो जाता है। चलो आगे चलें। अब देखो, हमने अभी पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, ठीक है, एक सदिश राशि क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, यहाँ लिख देता हूं मैं, बहुत सारे आवेशों द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत सारे वैद्युत आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, क्या होगा, मान लो एक निकाय है Q1 Q2 Q3 Q4, है ना, और ये बेचारा क्यू नॉट है, इसके थ्रू निकाल लो, इसके थ्रू निकाल लो, इसके थ्रू निकाल लो, इसके थ्रू निकाल लो, है ना, सबके द्वारा सबका एक वैद्युत क्षेत्र होगा, है ना, सबके द्वारा एक वैद्युत क्षेत्र होगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी एक आवेश पे लगा लेंगे हम, माना किसी परीक्षण धन आवेश पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना किसी परीक्षण धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q1, Q2, Q3 और Q4 के द्वारा परस्पर E1, E2, E3 व E4 है। ठीक है भाई, E4 है। माना किसी परीक्षण धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q1, Q2, Q3 और Q4 द्वारा लगने वाला E1, E2, E3 व E4 है। और इन सब की दूरी Q0 आवेश से परीक्षण आवेश से R1, R2 और R3 है, 4 ना, R4 है, R4 है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? इस वाले डायग्राम को एक बार रफ कर देता हूँ मैं। सदिश राशि है, क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि है तो दिशा होगी, है ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो छोटा लिखते हैं, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है। Q1 के द्वारा लगने वाला Q1 के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भाई? क्या होगी बताओ? E1 इज इक्वल टू F1 अपॉन Q0, है ना, F1 अपॉन Q0। या फिर इसको ये ना लिख के हम क्या लिख देंगे? दूसरा वाला फॉर्मूला लिखते हैं, क्या? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर, R1 स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य आवेशों द्वारा लगने वाला बल, उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है? बस अपने आप में पढ़ाते जा रहे हो, हमारे तो सुन ही नहीं रहे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे, ये हमारे टॉपिक है, ठीक है? जैसे हमने पढ़ा था ना बल का अध्यारोपण का सिद्धांत, ऐसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण का सिद्धांत मान सकते हैं इसे। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे जब आवेश होंगे, बिंदु आवेश होंगे, तो उन सबके द्वारा ही अपना अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा, है ना, और उनकी अपनी अपनी एक तीव्रता होगी। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसमें क्या लिखा है? पहले तो इसकी उत्पत्ति ही कर दी, डेफिनेशन बाद में लिखवा दूंगा मैं, डेफिनेशन थोड़ा सा निकल गया, अभी मैं लिखवा देता हूँ डेफिनेशन इसके बाद। माना किसी परीक्षण धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परीक्षण धनावेश है, ठीक है, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, और उस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q1 के द्वारा E1 लग रहा है, Q2 के द्वारा E2 लग रहा है, Q3 के द्वारा E3 लग रहा है, Q4 के द्वारा E4 लग रहा है। ठीक है, और Q0 की डिस्टेंस Q1 से R1 है, Q0 की डिस्टेंस Q2 से R2 है, ऐसे ही R3 Q3 से है, R4 Q4 से है। किसकी डिस्टेंस? Q4 की डिस्टेंस। ठीक है, मैं एक डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ यहाँ से, छोटा सा। ठीक है, ये है हमारा Q0 और ये है हमारा Q1, Q2, Q3, Q4। ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है
R4 है ना, R4 है। तो हमने बचपन में क्या पढ़ा था, हमें तो याद नहीं है। इसको एक बार कॉपी करो या फिर स्क्रीनशॉट लो, फिर रफ करते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसी प्रकार अन्य आवेशों के द्वारा, पूरा रफ नहीं करूंगा मैं, चलो। क्या लिखा है, इसी प्रकार अन्य आवेशों के द्वारा, यानी कि E2 के द्वारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, और E3 के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R3 का स्क्वायर। E4 का क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 अपॉन R4 का स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो फाइनल इस पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कैसे लगेगी, वो देखते हैं ना। रफ कर दो, इसको भी रफ कर देते हैं। Q0 पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता क्या हो जाएगा, भाई, E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। तो E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R2 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 का होल स्क्वायर, है ना। इसको डायग्राम को भी रफ कर देता हूं मैं, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 अपॉन R4 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है, ये वाला पार्ट जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर प्लस Q4 अपॉन R4 स्क्वायर, है ना। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। बहुत सारे बिंदु आवेश के द्वारा लगने वाले उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से निकाल सकते हैं ना। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। ये दोनों टॉपिक जो मैंने समझाए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा पूरा। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। कहाँ पे, 9205905491 व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है भाई, इस पे आप डायरेक्टली अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। और यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया आपने तो वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी, और कमेंट कर दो। ऐसी ही आने वाली वीडियो पूरा फिजिक्स के चैप्टर के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर मेरे बनते हैं तो नीचे कमेंट करके अपना नाम जरूर लिखें। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।